हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो लास्ट वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर चुकी हूँ। हम अपनी लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहला टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? वो प्रोसेस जिसमें हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके हम एक ईएमएफ इंट्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है। इस करंट को हम इंड्यूस करंट बोलते हैं। यानी कि अगर किसी भी कॉइल के पास हम किसी बार मैग्नेट को लाते हैं और कॉइल के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन अगर हम इसे बार मैग्नेट को मूव करना स्टार्ट करते हैं यानी कि इसका मैग्नेटिक फील्ड हम कंटिन्यूअसली चेंज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे कॉइल के अंदर एक करंट जनरेट हो जाता है। तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं? इंड्यूस करंट बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ हमने दो टॉपिक और पढ़े थे। पहला था हमारा फैराडे लॉ। फैराडे लॉ हमारे टू लॉज थे। कौन कौन से थे? फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि जो हमारा इंड्यूस करंट होता है वो मूविंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट होता है। नंबर 2 बताता है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है, प्रोड्यूस जनरेट ईएमएफ जो होगा वो हमेशा चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यहाँ से फॉर्मूला निकल के आया था एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बी अपॉन डी टी। माइनस साइन इसकी डायरेक्शन को दिखाता है। डायरेक्शन हम लेंज लॉ से फाइंड आउट करते हैं। लेंज लॉ क्या बताता है कि हमेशा इंड्यूस करंट उस रीजन का अपोज करता है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस होता है। यानी कि प्रोड्यूस इंड्यूस करंट हमेशा इस जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है उसका अपोज करता है। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट। हमने कॉन्सेप्ट ये भी पढ़ लिया था कि ये इंड्यूस क्यों हुआ है, क्यों इसमें करंट आया है, क्या फिनोमिना थी, वो हम पूरा डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन हमारे एक्शन में आते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को जो एक्शन होता है ये इस फील्ड को अपोज करता है, जिसकी वजह से मूविंग इलेक्ट्रॉन होने की वजह से करंट आ जाता है, और जो करंट होता है वो हमारा इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आज हम इसका ओरिजिन पढ़ते हैं कि ओरिजिन पढ़ेंगे, यानी कि अगर डिफरेंट कंडीशन हो हमारे पास तो उस कंडीशन में किस तरह से हमारा एप्सिलॉन यानी कि ईएमएफ जनरेट होता है। ठीक है, तो सबसे हम क्या पढ़ेंगे? ओरिजिन ऑफ इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट कहाँ से आया? सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं हमारा मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हमने क्या पढ़ा था? फाई इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। तो फाई इज इक्वल्स टू बी ए कोस थीटा पढ़ा था हमने यहाँ से। ठीक है, कि अगर हमारे पास ये कोई एरिया है और उससे हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर जो भी एरिया के परपेंडिकुलर हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको हम यहाँ पे लेते हैं। तो देखो, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमारे 3 कंपोनेंट पर डिपेंड कर रहा है, बी ए एंड कोस थीटा। बी क्या है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो सकता है। ठीक है, यानी जो हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसको हम कम ज़्यादा करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम ज़्यादा हो जाएंगी। तो फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? ओरिजिन ऑफ इंड्यूस करंट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, तो जब चेंज मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी चेंज हो रही है जो हमारे करंट को इंड्यूस कर रही है। नंबर 2 हो सकता है हमारा एरिया ऑफ कंडक्टर। क्या? एरिया ऑफ कंडक्टर, जो कंडक्टर है हमारे पास जिसके अंदर हमारा करंट इंड्यूस हो रहा है उसका एरिया। देखो, जैसे कि कोई बार मैग्नेट है हमारे पास, ठीक है, ये हमारा क्या कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। अब हम क्या लेंगे? इसमें तो हमने चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड ले लिया था और हम एरिया को कांस्टेंट लेके चल रहे थे, यानी कंडक्टर जो है ना हमारा वो रेस्ट में है, एरिया रेस्ट में हो जाएगा, यानी एरिया हमारा कांस्टेंट था। अब हम क्या लेके चल रहे हैं कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो तो हमारा रेस्ट है, कांस्टेंट है, यानी कि जो हमारे इस बार मैग्नेट हम यूज कर रहे हैं ना, मैग्नेट, वो हमारी रेस्ट में रहने वाली है। हम क्या करेंगे? कंडक्टर का एरिया चेंज करेंगे। कैसे एरिया चेंज करेंगे? सपोज हमारे पास ही कोई कंडक्टर है, ठीक है, इसके पास हमारी ये बार मैग्नेट रखी हुई है। अब इसमें दो कंडीशंस हो सकती हैं। देखो, ध्यान से देखना। पहली कंडीशन कि ये बार मैग्नेट इस तरह से है साउथ नॉर्थ और ये इस तरह से दूर है हमारा कंडक्टर। दूसरी कंडीशन हमारी ये हो सकती है कि बार मैग्नेट है और ये यहाँ पे रखा हुआ है कंडक्टर, बिल्कुल इसके पास में। ठीक है, बिल्कुल पास है इसके। अब देखो ये क्या कर रहा है,
जो ये बार मैग्नेट है इसका कांस्टेंट है, यानी जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस कर रही है वो कांस्टेंट रहने वाला है जितना भी होगा। तो देखो क्या होगा, पहले जो एरिया होता है यहाँ पे, पहले ये बताओ ये एरिया होता क्या है, ये कौन सा एरिया होता है हमारे कंडक्टर का? हमारे कंडक्टर का ये वो एरिया होता है जिससे हमारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं ये पूरा कंडक्टर हो, इसका एक पर्टिकुलर एरिया जहां से हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होने वाली है, हम सिर्फ उसके बारे में बात करने वाले हैं। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि अगर ये इसके पास रखा हुआ ऐसे है, ठीक है, तो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इतने पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है, इस एरिया से पास हो रही है। ठीक है, सपोज सेकंड में दूर है तो ये बहुत थोड़े एरिया से इसके पास हो रही है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन इसके काफी पास है तो ये इसके काफी सारे एरिया से पास हो जाती है, काफी बड़े एरिया से। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन देखते हैं कि जब हम अपने चार्ज को, मैग्नेटिक फील्ड को तो रेस्ट में रखते हैं, लेकिन क्या करते हैं, एरिया को मूव कराते हैं, यानी कंडक्टर मूव करता है, यानी एरिया चेंज होता है, चेंजिंग एरिया। ठीक है, तो हम उस कंडीशन में क्या देख रहे हैं कि एरिया चेंज होने पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट हो रहा है वो भी तो चेंज हो रहा है ना। तो जब कम एरिया की वजह से इंड्यूस हुआ है तो इंड्यूस ईएमएफ भी हमारा कम हो जाएगा, इसमें और कम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा एरिया को कवर कर रहा है। तो एरिया चेंज होने पर हमारा इंड्यूस करंट भी चेंज हो जाता है। थर्ड फैक्टर हम मान सकते हैं एंगल। एंगल क्या है, ये बी और ए के बीच का एंगल है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल है। तो ये तो देखो ये यही से समझ सकते हैं हम कि जैसे जितना एरिया ये कवर कर रहा है वो डिफरेंट हो रहा है, यानी कि अलग अलग एंगल, हर एरिया के साथ अलग अलग एंगल क्रिएट कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है ये ऐसे जा रही है, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं इसको भी, जैसे इस एरिया में सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस बार ऐसे जा रही है, इस बार हो सकता है ये ऐसे जाए, तो इस बार एरिया के साथ थीटा की वैल्यू अलग हो जाएगी ना, यहाँ पे थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। या फिर ऐसे हो सकता है ये पूरी परपेंडिकुलर निकल जाए, तो यहाँ पे थीटा इस बार कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो डिफरेंट एंगल के लिए भी हमारा इंड्यूस करंट अलग होगा, किस एंगल पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे कंडक्टर पर जा रहा है। तो इस तरह से हमारी 3 कंडीशन हो सकती हैं। ठीक है, मेनली हम 2 कंडीशंस ही पढ़ेंगे। इन 2 कंडीशंस के बेसिस पर हम पता कर सकते हैं कि जो इसकी मैकेनिज्म हो रही है, यानी कि पूरा प्रोसेस किस तरह से हमारे इलेक्ट्रॉन एक्शन में आए हैं, किस तरह से करंट इंड्यूस हुआ है, वो हमारे 2 टाइप से हो सकती है। कौन सी होती है, प्रोसेस ऑफ मैकेनिक्स के 2 टाइप से हो सकते हैं। नंबर 1 क्या होगा, नंबर 1 तो होता है हमारा मोशनल ईएमएफ। ठीक है, और नंबर 2 होता है हमारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये दोनों क्या है, किस तरह से है ये, किस तरह से इन दोनों की वजह से हमारा मैग्नेटिक इंड्यूस करंट ओरिजिन हो रहा है, यानी ये हमारा डेवलप हो रहा है, इसके बारे में मैं आपके साथ डिटेल डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोशनल ईएमएफ के बारे में। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है, जब हमारा इस तरह से प्रोसेस होता है कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट रहे, बट हमारा जो क्या है, बताइए कंडक्टर वो रेस्ट में ना हो। जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो और कंडक्टर हमारा मूव कर रहा हो, तो इस तरह से जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। तो नंबर 1 इज मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें, कांस्टेंट, और कंडक्टर क्या करेगा हमारा, मूव। ठीक है, इस तरह के हम ईएमएफ को क्या बोलते हैं, मोशनल ईएमएफ। अब देखो इसमें होता क्या है, लेट अस कंसीडर देयर इज अ रोड।
तो देखो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, प्रोसेस ऑफ मैकेनिज्म में, कि इस तरह की जो कंडीशन होंगी ना दो अलग अलग, कि जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है या फिर हमारा कंडक्टर मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमारे इंड्यूस जो हमारा ईएमएफ है, जनरेटेड ईएमएफ है, उसकी वैल्यू क्या होगी, हमें मेन बेसिकली ये फाइंड आउट करना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या होती है हमारी मोशनल ईएमएफ, जब हमारा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, कंडक्टर मूव होगा, तो इसके लिए लेट अस कंसीडर देयर इज अ रोड ऑफ लेंथ एल। ठीक है, हमारे पास कोई रोड है जिसकी लेंथ एल है, सपोज ये किसी कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस की गई है। ठीक है, इस तरह से कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, तो लेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या है, बी इज बी, लेंथ ऑफ रोड है एल। लेंथ ऑफ रोड एल, ये जो रोड है क्या है हमारा, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारा कांस्टेंट है, बट ये जो रोड है ना, सपोज ये रोड है हमारी पी क्यू, ये क्या कर रही है, वेलोसिटी v के साथ परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है। क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कांस्टेंट वेलोसिटी v के साथ मूव। तो वेलोसिटी ऑफ रोड कितनी है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ रोड कितनी है हमारी, v। ठीक है, सपोज वी हैव अ रोड of length L, we have a road PQ of length F, length L is moving with velocity V in the constant magnetic field B to perpendicular to the magnetic field। ठीक है, इसको हमने प्लेस किया क्या है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस किया है। ठीक है, नाउ अब देखो क्या होगा, जब ये रोड हमारी मूव कर रही है, ये इससे दूर जा रही है, जब ये मूव कर रही है तो इस पर क्या वर्क करेगा बताइए, यहाँ पे एक फोर्स वर्क करेगा ना इस रोड के ऊपर, इस रोड के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो वो मूव करेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स पर हमारा फोर्स भी वर्क करेगा, और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्जेस पर फोर्स वर्क करता है उसको हम क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं, लोरेंज फोर्स। तो फोर्स एट रोड, तो फोर्स एट रोड क्या होगा, लोरेंज फोर्स। सपोज हम मानते हैं यहाँ पे रोड के अंदर जो चार्ज है वो क्यों है, चार्ज ऑफ रोड इज क्यू। क्या है चार्ज रोड पर, क्यों। तो F की वैल्यू कितनी होती है बताइए, लोरेंज फोर्स की वैल्यू क्या होती है, चार्ज मल्टीप्लाई वेलोसिटी मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो टोटल रोड का चार्ज है मल्टीप्लाई जो रोड की वेलोसिटी है v और मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड, F इज इक्वल्स टू क्यू वी भी होता है नहीं होता है, बताइए मुझे। F इज इक्वल्स टू क्यू वी भी होगा नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है इतना, कोई डाउट तो नहीं। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है जनरेटेड मैग्नेटिक फील्ड की, सॉरी जनरेटिक ईएमएफ की, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, यानी कि चार्ज को मूव कराने में जो वर्क करना पड़ता है। अब देखो इस पर फोर्स ने वर्क किया, अब क्या होगा इसमें, क्योंकि चार्ज के इस जो हमारी रोड है इसके अंदर आयन है, चार्ज है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकते हैं। फोर्स क्या करेगा, फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के चार्ज की तरफ वर्क करेगा। सपोज जो ये फोर्स है ये हमारे चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहे हैं इस रोड पे और नेगेटिव इधर, तो क्या कर रहा है ये पॉजिटिव चार्ज की तरफ वर्क कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा हमारी रोड में, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग हमारे चार्जेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि इस रोड के अंदर क्या क्रिएट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, क्योंकि फोर्स ने क्या काम किया, चार्जेस को अलग अलग डिफाइन कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को अलग और नेगेटिव चार्ज को अलग, तो इस वजह से इसमें क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन रोड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा यहाँ पे, जो रोड के अंदर जो हमारे मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, मूविंग चार्जेस हैं, उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना हो जाएगा, ई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट चार्ज, किसी चार्ज पर अप्लाई फोर्स हमारा E होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ से हम F की वैल्यू कितनी निकाल सकते हैं, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। क्लियर है, F इज इक्वल्स टू क्यू ई। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे इसे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्यू ई कितना हो जाएगा,
क्यू वी बी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, V इंटू बी। ठीक है, ई कितना हुआ, V इंटू बी। ई क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो जब हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन निकालते हैं तो कितना आता है, E इज इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी आर होता है ना, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी है इसकी, L, वोल्टेज V, तो यहाँ से V कितना हो जाएगा, EL। देखो यहाँ वोल्टेज जो जनरेट हो रही है ये हमारा EMF है ना, EMF जनरेट हो रहा है यानी वोल्टेज है ना ये, तो हम इसको एप्सिलॉन के इक्वल लिख सकते हैं, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू EL इज इक्वल्स टू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू VBL। सो वी कैन से, जब हमारे पास कोई L लेंथ की रोड होती है और उसको किसी हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा कांस्टेंट रहता है और रोड हमारी मूव करती रहती है, तो इस तरह से जो हमारा EMF जनरेट होता है उसको हम मोशनल EMF बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कांस्टेंट रहेगा और हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी कंडक्टर होगा वो मूव करेगा, और उस कंडीशन में EMF जो जनरेट होगा वो हो जाएगा VBL। ठीक है, अब हम निकालेंगे करंट, जो इंड्यूस करंट आया है इसमें वो क्या होगा। देखो करंट आई निकालना है, सब हमारी जो ये रोड है इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा या नहीं होगा। सपोज उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ठीक है, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा आर है। तो अब देखो ये जो रोड है इसके एक एंड पर तो पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे एंड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारी बैटरी की तरह वर्क करेगी या नहीं करेगी। ऑपोजिट चार्जेस हैं दोनों एंड्स पर, तो एक बैटरी की तरह वर्क करेगी। और बैटरी का जो अंदर करंट होता है वो कितना होता है, बैटरी जब हम बैटरीज को कनेक्ट करते हैं तो वहां हमने देखा था करंट कितना था, I इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जो टोटल रेजिस्टेंस था जब हमने बैटरी को एक आउटर रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया था, तो यहाँ पे I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एप्सिलॉन अपॉन टोटल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r प्लस कैपिटल R है, तो यहाँ से I की वैल्यू कितनी आएगी, VBL अपॉन R प्लस R। ठीक है, VBL अपॉन R प्लस R हमारा इंड्यूस करंट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो फील्ड जनरेट जब हम कांस्टेंट रखते हैं अपने चार्ज को तो रेस्ट। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जब हम अपने इलेक्ट्रिक कंडक्टर को तो हम अपने रेस्ट में रखते हैं और मैग्नेटिक फील्ड हमारा कंटिन्यूसली मूव करता रहता है, चेंज होता रहता है, तो उस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है उसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, नंबर 2, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडक्टर इज एट रेस्ट a magnetic field changing चेंज। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और कंडक्टर हमारा रेस्ट में होएगा तो इस तरह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा उसको हम इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में हमारा एप्सिलॉन यानी EMF क्या होगा हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो हमारे पास ये कंडक्टर है क्लोज लूप की फॉर्म में, ठीक है, वो किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, सपोज मैग्नेटिक फील्ड B है उसके अंदर रेस्ट में है। मैग्नेटिक फील्ड B तो हम कॉन्स्टेंट नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे हम मान के चले कि मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस है एट इनिशियली एट टाइम T इज इक्वल्स टू 0। इनिशियल में क्या हो रहा है, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो हमारा कांस्टेंट है, कितना, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। इनिशियली ये कांस्टेंट है, लेकिन जैसे जैसे हमारा टाइम बढ़ता है, टाइम बढ़ने के साथ क्या होता है, ये फील्ड हमारा कांस्टेंट नहीं रहता है। अब देखो इनिशियली क्या होता है, जब हमारा टाइम 0 होता है, T इज इक्वल्स टू 0, जो ये मैग्नेटिक फील्ड है ये कांस्टेंट है, तो ये कोई भी फोर्स हमारे कंडक्टर पर अप्लाई नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, हालांकि वो इंटरनल मूवमेंट कंटिन्यूसली कर रहे हैं लेकिन वो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारा टाइम चेंज होगा, बढ़ेगा टाइम, तो क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, चेंज होगा।
ठीक है। जैसे ही हमारा मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, हमारा जो कंडक्टर है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट करेंगे। जब वो फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट करेंगे, हर चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट होगा तो क्या होगा, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने पर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलेंगे इसको, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सपोज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, और जो ऑब्जेक्ट हमारी चार्ज एक्सर्ट कर रहे हैं, ये जो चार्ज हमारे, और जो हमारे चार्जेस एक्सर्ट कर रहे हैं वो फोर्स कितना है, एफ। सपोज चार्ज क्यू एक्सर्ट्स फोर्स एफ। तो उस कंडीशन में ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, एफ अपॉन क्यू हो जाती है। तो यहाँ से एफ अपॉन क्यू हो जाएगी, ई की वैल्यू कितनी होगी, एफ अपॉन क्यू हो जाएगी। तो यहाँ से हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं ई क्यू। ठीक है, या फिर F इज इक्वल्स टू ई क्यू। तो हमारी जो एक्सर्ट करेगी फोर्स, यानी जो हमारे कंडक्टर पर फोर्स जो आएगा वो कितना होगा, ई क्यू हो जाएगा। देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा नॉन कंजर्वेटिव होता है। कैसा होता है, नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, ये कैसा होगा, नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, अब देखो आगे हमें एप्सिलॉन की वैल्यू निकालनी है कि जो अब हमारा ईएमएफ जनरेट होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो कितना होगा। तो अब हम क्या निकालेंगे, देखो फोर्स एक्सर्ट किया, यानी इन जो हमारे चार्जेस उन पर फोर्स आ रहा है, तो अब इस यानी चार्ज मूव कर रहा है, इस चार्ज को मूव कराने के लिए वर्क डन कितना होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सपोज इसकी लेंथ डीएल है, ठीक है, डीएल लेंथ के अंदर हमारा जो चार्ज है वो हमारा मूव कर रहा है, तो इस चार्ज को डीएल लेंथ मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन पर चार्ज कितना होगा, वर्क डन टू मूव चार्ज क्यू इन डीएल लेंथ, तो कितना आ जाएगा, W अपॉन क्यू कितना होता है, E डॉट डी एल। ये सारे टॉपिक्स जो है हम अपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को कि W अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू E डॉट डी एल होता है। ठीक है, अब उस वीडियो से रिवाइज कर लेना। अब देखो W अपॉन क्यू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना होता है हमारा, EMF। बैटरी में पढ़ा था ना, EMF इज इक्वल्स टू W अपॉन क्यू। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, W अपॉन क्यू को एप्सिलॉन। तो यहाँ से एप्सिलॉन कितना आ जाएगा, E डॉट डी। ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है, क्लोज इंटीग्रेशन, क्लोज लूप। यहाँ पे क्लोज लूप बनता है। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है ना, ये एक क्लोज लूप, एक सर्कुलर लूप की फॉर्म में होता है। ठीक है, याद रखना कैसा होगा, ये जो जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड है सर्कुलर लूप, क्लोज लूप होगा। ठीक है, तो एप्सिलॉन हो गया E डॉट डी एल, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, तो जब हमारा, और मोशनल ईएमएफ कितना आया था हमारा, मोशनल ईएमएफ जो था वो था हमारा एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू VBL। ये तो था ना VBL, याद है। तो हम क्या कह सकते हैं, जब हमारा चार्ज मूव कर रहा होता है, यानी हमारा कंडक्टर मूव करता है और जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कांस्टेंट होता है, तो उस कंडीशन में जो जनरेटेड ईएमएफ होगा वो हो जाएगा VBL के इक्वल, जिससे हम चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे। जबकि जब हमारा जो कांस्टेंट होता है, कंडक्टर रेस्ट में होता है और हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो उस कंडीशन में हमारा जनरेटेड ईएमएफ होता है E डॉट डी एल। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ टाइप्स ऑफ इंडक्शन। देखो हमारे कई टाइप के इंडक्शन होते हैं, उनकी एनर्जी, ये सब मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।